अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चोरी की रिपोर्ट शुमाली गांव चक मूसा के थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन एएसआई मंसूर अली तफ्तीश करते हुए बख्तपुर यानी मेरे थाने पहुंच गया था। चक मूसा और बख्तपुर के बीच लगभग 2 मील का फासला रहा होगा और ये सारा इलाका सरसब्ज़ और शादाब खेतों से भरा हुआ था। वो माह अक्टूबर की एक खुशगवार और सुहानी शाम थी। अगरचे मौसम सरमा का भी आगाज़ नहीं हुआ था, मगर फ़ज़ा खुनकी से रच बस गई थी। दिन में धूप बड़ी मेहरबान और फ़रहत बख्श महसूस होती थी और गुलाबी जाड़े की रात में पुरसुकून नींद के लिए कुछ न कुछ ओढ़ना ज़रूरत बन जाता था। ऐसी ही एक दिलबहार शाम में थाने से उठने के लिए मैं पर तोल रहा था कि कांस्टेबल हैदर ने आकर इतला दी, मलिक साहब, शुमाली थाने से 2 मुलाजिम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजिम से हैदर अली की मुराद पुलिस एहलकार थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है, इन्हें मेरे पास भेज दो। 1 मिनट से भी पहले 3 अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनमें 2 पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जबकि तीसरा उम्र रसीदा शख्स अवामी लिबास में मलबूस था। कांस्टेबल हैदर ने गलत नहीं कहा था। इनमें से सिर्फ 2 ही मुलाजिम यानी पुलिस वाले थे। मैंने आने वालों को बैठने के लिए कहा। रस्मी अलेख सलेख के बाद एएसआई का रैंक रखने वाले पुलिस एहलकार ने अपना और अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा, मलिक साहब, मेरा नाम मंसूर अली है और मेरे साथ कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद और खोजी गफूर हुसैन हैं। हमें आपसे एक अहम मामले में मदद लेना है। मैंने सवालिया नज़र से एएसआई की तरफ देखा और कहा, किस किस्म की मदद? क्या नवाज़ खान साहब ने आप लोगों को मेरे पास भेजा है? नवाज़ खान चक मूसा वाले थाने का इंचार्ज था। मेरी इससे अच्छी याद अल्लाह थी। मंसूर अली ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं मलिक साहब, खान साहब ने तो एक केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यूँ समझ लें कि बाबा गफूर की मेहरबानी से वो केस मुझे खींचकर यहाँ तक ले आया है। केस क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया और अपने पिछले सवाल को दोहरा दिया। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मलिक साहब, एएसआई वजाहत करते हुए बोला, मौजा चक मूसा में अल्लाह रखा नामी एक छोटे जमींदार के घर पर परसों चोरी की एक वारदात हो गई थी। अल्लाह रखा इसकी बीवी बरकत बीवी और अकलौती बेटी शहनाज गहरी नींद में थे कि इनके घर की अकबी दीवार में शिकाफ डालकर कोई अंदर दाखिल हुआ और सब कुछ चुराकर गायब हो गया। इस सब कुछ में तलाई जेवरात, मलबूसात और 2000 रुपये की नकदी शामिल है। अल्लाह रखा ने ये जमा जुता शहनाज की शादी के लिए जोड़ कर रखा था। दिसंबर में शहनाज की शादी होने वाली है, यानी सिर्फ 2 माह बाद। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, गुज़िश्ता रोज़ सुबह अल्लाह रखा ने थाने में आकर एक अफसोसनाक वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो कल का सारा दिन हम लोग चोर की तलाश में मसरूफ़ रहे। हमने चक मूसा के एक-एक घर और एक-एक बंदे को चेक कर लिया, लेकिन कोई भी उम्मीद अफ़ज़ा बात सामने न आ सकी। बिलाखिर खोजी गफूर हुसैन से मदद लेने का फ़ैसला किया गया, जिसके नतीजे में हम एक ऐसे बंदे का खुरा ढूंढने में कामयाब हो गए जो अल्लाह रखा के मकान के पिछवाड़े से चलते हुए चक मूसा से बाहर निकला और फिर जुनूब की सिमत चल पड़ा। आज सुबह मैंने कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद और खोजी गफूर हुसैन को अपने साथ लिया और मज़कूरा बंदे का खुरा पकड़कर हम जुनूब की सिमत बढ़ने लगे। आप जानते हैं, चक मूसा से बख्तपुर तक एक कच्चा रास्ता खेतों के बीचों बीच आता है। वो खुरा इसी रास्ते पर चलते चलते बख्तपुर तक पहुंचा है, लेकिन इसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया है। एएसआई मायनाखेज़ अंदाज में खामोश हुआ तो मैंने पूछा, गड़बड़ का क्या मतलब हुआ? जिस खुरे का ताक़ुब करते हुए हम बख्तपुर पहुंचे हैं वो अचानक गायब हो गया है। एएसआई ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो बंदा कहाँ चला गया। वो बख्तपुर के किसी घर में गया है या इससे भी आगे गांव से कहीं आगे निकल गया है। बख्तपुर के आगे तो दरिया है जिस पर कोई पुल वगैरह मौजूद नहीं, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और दरिया की दूसरी तरफ बेला शुरू हो जाता है। ये बेला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये इलाका आपके थाने की हुदूद में आता है मलिक साहब, एएसआई मंसूर अली ने गहरी संजीदगी से कहा, इसलिए आपको हमारी मदद करना होगी। मैंने इस मकाम पर एक ख़ास निशानी रख दी है जहाँ तक इस बंदे के खुरे का सुराग मिला है।
खोजी बाबा गफूर हुसैन ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बताया, बाकी का काम कल सुबह आपके ताउन से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब तो रात हो गई है, आप आराम करो, कल इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका मतलूबा बंदा बख्तपुर के किसी घर में छुपा बैठा है तो मैं इसे कान से पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, एएसआई मंसूर अली ने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। मुझे आपसे ऐसे ही मुशफिक और मेहरबान रवैये की उम्मीद थी। खान साहब अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं, मैंने आपको इस तारीफ पर पूरा पाया है। ये तो नवाज खान साहब की मोहब्बत है जो उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है, मैंने इनकिसार भरे लहजे में कहा। फिर पूछा, खान साहब की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, मंसूर अली ने बताया। मैंने हवलदार नजीबुल्ला को बुलाकर मेहमानों के खाने पीने और मंजी बिस्तरे का इंतजाम करने के लिए कहा और थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। आज का दिन जितनी फुर्सत में गुजरा था, इसके बरक्स आने वाला दिन हद से ज़्यादा मसरूफियत की इतला दे रहा था। चकमूसा से आने वाली पुलिस पार्टी ने बड़ी अजीबोगरीब कहानी सुनाई थी। इनके बयान के मुताबिक चकमूसा के एक जमींदार अल्लाह रखा के घर में नकब लगाने वाला बंदा बख्तपुर आया था। इसके बाद इस नामालूम शख्स का सुराग नापेद हो गया था। इससे दो बातें समझ में आती थीं। नंबर 1, चोर ने बख्तपुर के किसी घर में रुपोशी इख्तियार कर ली थी। नंबर 2, वो दरिया अबूर करके बेले की तरफ निकल गया था। जब मैंने इन दोनों इम्कानात पर गौर किया तो कुछ और चीज़ें भी निकल कर सामने आ गईं। मिसाल के तौर पे हमारा मतलूबा बंदा बख्तपुर के किसी घर में दाखिल हुआ था या दरिया के पास जंगल में उतरा था। हर दो सूरत में उसका खुरा ज़मीन पर मौजूद रहना चाहिए था। खोजी बाबा ने मुझे बताया था कि बख्तपुर के नज़दीक कच्चे रास्ते पर इस बंदे का खुरा एक ख़ास मकाम तक पहुंचकर रुक गया था। ये एक नाकाबिले यकीन और हैरान कुन बात थी, क्योंकि मज़कूरा कच्चा रास्ता चकमूसा और बख्तपुर को आपस में मिलाता था, यानी बख्तपुर गांव में पहुंचकर ये रास्ता ख़त्म हो जाता था। लिहाजा ये नहीं सोचा जा सकता था कि इस बंदे ने किसी सवारी पर लिफ्ट ले ली होगी, जिसके बायस कच्चे रास्ते पर इसका खुरा मज़ीद ना बन सका। बख्तपुर के जुनूब में गांव के इख्तिताम के साथ शर्कन गरबन एक दरिया रवां दवां था और बख्तपुर की हुदूद में इस दरिया पर कहीं भी कोई पुल वगैरह मौजूद नहीं था। इस दरिया को पार करने का एक ही ज़रिया था और वो था हाशू। हाशिम उर्फ हाशू का घर दरिया के किनारे पर वाक़ था, जहाँ वो अकेला ही रहता था। इस दुनिया में उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। हाशू का ज़रिया माश माहीगीरी था। इसने मुत्तहिद बांसों को आपस में बांधकर एक बड़ा सा गट्ठर बना रखा था। मज़ीद हुनरमंदी से उसने इस गट्ठर को एक बेड़े की शक्ल दे दी थी। ये बेड़ा दरिया की सतह पर बआसानी तैर सकता था। हाशू अपने इसी बेड़े पर सवार होकर दरिया से मछलियाँ पकड़ा करता था। अलावा इसी वो थोड़े पैसे लेकर लोगों को अपने बेड़े पर बिठाकर दरिया के दूसरे किनारे तक भी ले जाता था। इस तरह वो कुछ इजाफी रकम भी कमा लिया करता था। अगर चकमूसा में चोरी की वारदात का मुर्तकिब शख्स दरिया के इस पार जंगल की तरफ गया था तो ये बात हाशू के इल्म में ज़रूर होगी। मैंने सोने से पहले कल की मसरूफियात के हवाले से दो अहम फैसले किए। अव्वल, मुझे दिन के आगाज़ में ही हाशू से पूछताछ करनी थी। अगर उसने अपने बेड़े के ज़रिए नामालूम चोर को दरिया की दूसरी तरफ पहुँचाया था तो फिर इस बंदे को बख्तपुर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। बसूरत दीगर मुझे बख्तपुर के एक एक बसनीक को खोजी गफूर हुसैन की मौजूदगी में चेक करना था। सबसे पहले इन अफराद को जिनका ताल्लुक बख्तपुर से नहीं था। ये कोई आसान काम नहीं था। बख्तपुर में लगभग 350 मकान थे और इस गांव की आबादी 1000 नफूस से मुतजावज़ थी। बहरहाल फ़र्ज़ की राह में काम मुश्किल हो या सहल, इसे अंजाम तो देना ही होता है। 13 अक्टूबर बरोज़ पीर मैं खिलाफ मामूल अपने वक्त से पहले तैयार होकर थाने पहुंच गया। इस जल्दी का एक ही मकसद था और वो ये कि चकमूसा से आने वाले मेहमानों की भरपूर मदद की जाए। मैं इसी तामीरी और मुस्बित सोच के साथ अपने कमरे में आया था, लेकिन कुर्सी संभालने से पहले ही एक हंगामा खेज़ इत्तला ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। गुज़िश्ता रात चौधरी हयात अली की हवेली से कोई चोर एक कीमती मुनक्किश चोबी बॉक्स उठा ले गया था। इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने चौधरी हयात का बड़ा बेटा ज़फ़र अली खुद थाने आया था। इसके हमरा 2 हवारी भी थे। मैंने सिर्फ ज़फ़र को अपने पास बुला लिया। चौधरी हयात अली बख्तपुर का सबसे ताकतवर शख्स था।
आप इसे इस गांव का हाकिम भी समझ सकते हैं। इसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी और औलादों में सिर्फ 2 बेटे थे, जो इसकी 2 अलग अलग बीवियों में से थे। चौधरी ज़फ़र अली चौधरी हयात की पहली बीवी सुगरा बीवी के बतन से पैदा हुआ था। सुगरा बीवी का 8 साल पहले इंतकाल हो गया था। चौधरी हयात की दूसरी बीवी नरगिस बाक़ायदे हयात थी। नरगिस की उम्र 45 साल थी और इसके पेट से जन्म लेने वाले बेटे का नाम चौधरी रऊफ़ था, जिसकी उम्र कमोबेश 20-25 साल रही होगी। चौधरी ज़फ़र परेशानी के आलम में मेरे पास आया था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और गुज़िश्ता रात वाली चोरी के हवाले से दरियाफ्त किया। उसने इज़्तिरारी लहजे में बताया, मलिक साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? कोई चोर हमारी हवेली में घुसने की जुर्रत नहीं कर सकता और ये कमबख्त चुपचाप अपना काम करके चला गया। मुझे तो वो कोई बहुत ही शातिर और मजा हुआ चोर लगता है। आपने बताया कि चोर ने हवेली से सिर्फ एक बॉक्स चुराया है। मैंने चौधरी ज़फ़र के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बॉक्स में क्या था? तलाई ज़ेवरात, कई एक ख़ानदानी नवादिरात, अच्छी खासी नकदी और अब्बा जी के कीमती कागजात। चौधरी ज़फ़र ने बताया, अब्बा जी इस बॉक्स को अपने कमरे की अलमारी में संभाल कर रखते थे। इनकी आदत है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वो मज़कूरा अलमारी को खोलकर एक नज़र इस बॉक्स पर डालकर अपना इत्मीनान कर लिया करते थे। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, कल रात वो बॉक्स अब्बा जी की अलमारी में मौजूद था, लेकिन आज सुबह जब उन्होंने अलमारी खोलकर अंदर झांका तो बॉक्स गायब था। बॉक्स की अदम मौजूदगी ने उन पर बड़ा बुरा असर डाला। वो चकरा कर गिर गए। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला। अब इनकी तबीयत कदरे बेहतर है। मैंने इन्हें नीम गर्म दूध पिलाया है और सीधा आपके पास आ गया हूँ। चौधरी जी, आपने अपने बच्ची की हालत के बारे में जो कुछ बताया है, इससे तो यही लगता है कि बड़े चौधरी साहब को मसरूक़ का बॉक्स अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, सोने चांदी के ज़ेवरात और नकदी को तो रखें एक तरफ, इस बॉक्स के अंदर जो हमारे ख़ानदानी नवादरात हैं वो अब्बा जी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लिहाजा आप जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ने और इस नामुराद के कब्ज़े से वो बॉक्स निकालने की कोशिश करें। अगर वो बॉक्स ना मिला तो पता नहीं अब्बा जी पर इसका क्या असर होगा। चौधरी ज़फ़र अली के चेहरे पर दुख और तकलीफ़ के आसार देखकर मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, आप फिक्रमंद ना हो, मैं इस चोर को जल्द से जल्द पकड़कर अपने थाने में उल्टा लटका कर तफ्तीश करूँगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इसी बंदे का काम है जिसने 2 रोज़ पहले चक मूसा में चोरी की वारदात की है। चक मूसा में कौन सी वारदात हुई है मलिक साहब? चौधरी ज़फ़र ने चौंके हुए लहजे में इस्तफ़सार किया। मैंने निहायत मुख्तसर अल्फाज में इसे अल्लाह रखा औफ चक मूसा के घर में होने वाली चोरी की वारदात के बारे में बताया और आखिर में कहा, चक मूसा से 2 पुलिस एहलकार और एक खोजी इस पुरस्कार चोर का सुराग लगाते हुए कल शाम को बख्तपुर पहुँचे हैं। मैं आज अपनी तफ्तीश का आगाज़ करने ही वाला था कि आपने अपनी हवेली में होने वाली चोरी की कहानी मुझ तक पहुँचा दी। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, आप मुझे इस बॉक्स के बारे में तफसीलन बताएं। समझ लें कि मैंने इस चोर को पकड़ने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आप इत्मीनान से हवेली जाकर बड़े चौधरी साहब का ख्याल रखें। मैं भी दिन में किसी वक्त इनसे मिलने आऊँगा। चौधरी ज़फ़र अली के बयान के मुताबिक मज़कूरा मुनक्किश बॉक्स संदल की लकड़ी का बना हुआ था। इसकी लंबाई 2 फीट, चौड़ाई 1.5 फीट और ऊंचाई 1 फीट थी। बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें रखने के लिए खाने बने हुए थे। चौधरी हयात अली इस बॉक्स को ताला बंद करके अलमारी के अंदर रखता था, वगैरह वगैरह। मलिक साहब, ये तफसीलात फराहम करने के बाद उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, मेरा ध्यान तो इसी चोर की तरफ जा रहा है जिसने 2 रोज़ पहले चक मूसा में चोरी की वारदात की है। अगर वो वाकई बख्तपुर आया है तो हमें फ़ौरन अपने गांव की नाकाबंदी करना चाहिए ताकि इसे फ़रार होने का मौका ना मिल सके, और अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका है तो मैंने एक इम्कान को जहन में रखकर सवालिया नज़र से चौधरी ज़फ़र की तरफ देखा। देखिए जी, ये सीधी सी बात है, वो मजबूत लहजे में बोला। अगर ये वही चोर है जिसने चक मूसा के वसनीक अल्लाह रखा के घर में चोरी की है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी हवेली से बॉक्स चुराने के बाद वो दोबारा चक मूसा का रुख करे।
वो इस वक्त बख्तपुर के अंदर ही कहीं छुपा बैठा है और या फिर दरिया पार करके जंगल की तरफ निकल गया है। इस दूसरे इम्कान की तस्दीक आप हाशु से कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेड़े के बगैर दरिया को अबूर करना मुमकिन नहीं है। तफ्तीश का ये पहलू मेरे जहन में पहले से मौजूद है चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अपने काम का आगाज़ हाशिम उर्फ हाशु ही से करने वाला हूँ। ठीक है जनाब, वो तशक्कुर आमेज़ अंदाज में बोला। आप अपना काम शुरू करें, मैं हवेली जाकर अब्बा जी को देखता हूँ। इंशाअल्लाह दिन में मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह, मैंने जवाबन कहा। चौधरी ज़फ़र के जाने के बाद मैंने चक मूसा वाले मेहमानों को अपने कमरे में बुला लिया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, फिर गहरी संजीदगी से कहा, तुम लोग जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लो, आज का दिन बड़ा लंबा होने वाला है। मैं आपके साथ अपने थाने के स्टाफ में से 2 अफराद को शामिल कर दूंगा। तुम सब ने बख्तपुर के एक एक घर में मौजूद मर्दों को चेक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मलिक साहब, ASI मंसूर अली ने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा। फिर पूछा, आपका क्या प्रोग्राम है? मैं एक कांस्टेबल के हमरा इस बंदे से मिलने जा रहा हूँ जो लोगों को दरिया के पार लाने और ले जाने का काम करता है, मैंने बताया। अगर वो खबीस चोर हाशु के बेड़े पर सवार होकर दरिया के उस पार जा चुका है तो फिर इसे गांव के अंदर तलाश करना सरासर हिमाकत होती। ऐसी सूरत में हम सब बख्तपुर से अपना ध्यान हटाकर जंगल पर तवज्जो मरकूज कर देंगे। ज़बरदस्त, मंसूर अली ने सताइशी नज़र से मुझे देखा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। इस दिन की हंगामा खेजी और फितना अंगेजी में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश करना नामुमकिन दिखाई देता था। यूँ महसूस होता था कि 1 माह का काम यकबयक किसी ने मुझ पर लाद दिया हो। मैं कांस्टेबल हनीफ के साथ दरिया के किनारे बने हुए हाशु के घर पहुंचा तो एक खून चका दिल खराश मंजर मेरी राह देख रहा था। हाशु की उम्र 50 के करीब रही होगी। वो दरमियाने कद का मालिक, सांवली रंगत वाला एक दुबला पतला शख्स था। हाशु के जिक्र के साथ माजी के सीखे के तौर पर मैं बार बार था का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका वाज़ेह तौर पर यही मतलब है कि हाशु अब किस्सा पारीना बन चुका था। मेरी निगाह इसकी अकड़ी हुई लाश पर जमी हुई थी। वो कमरे के फर्श पर बेजान पड़ा था। इसकी लाश की अकड़ाहट का सबब मौसम की खुनकी नहीं थी, बल्कि लाश की यह हालत 2 वजूह की बिना पर हुई थी। नंबर 1, इसे इस दुनिया से रुखसत हुए कम से कम 12 घंटे गुजर चुके थे। नंबर 2, इसकी मौत को तबई नहीं कहा जा सकता था। इसके मुड़े तुड़े हाथ पांव, गर्दन और नाक के एक नथने से खारिज होने वाला खून चीख चीख कर यह ऐलान कर रहा था कि इसे कोई सरीउल असर जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक हाशु की मौत गुज़िश्ता रात के इब्तिदाई हिस्से में वाक़ हुई थी। मैं ज़मीन पर उकड़ूं बैठकर हाशु की लाश का जायज़ा लेने लगा। हाशु की लाश पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में इसकी मौत और ज़िंदगी के हवाले से जो पहला ख्याल पैदा हुआ था, लाश के तफसीली मुआयने के बाद भी इस ख्याल में सरे मुँह फ़र्क पैदा न हुआ। अगलब इम्कान इसी बात का था कि इसे खाने में जहर मिलाकर दिया गया था, मगर ये काम जिस संगदिल और सफाक शख्स ने किया था, इस तक पहुंचना मुझ पर वाजिब हो गया था। हाशु का वो मकान 2 कमरों और एक कुशादा खुले सहन पर मुश्तमिल था। जिस दौरान में मैं हाशु की लाश के साथ मसरूफ़ था, कांस्टेबल दूसरे कमरे की तरफ चला गया था ताकि घूम फिर कर दूसरी चीज़ों का जायज़ा लिया जा सके। मैं जैसे ही लाश के मुआयने से फारिग हुआ, हनीफ मेरे पास आ गया। मलिक साहब, उसने इज़्तिरारी अंदाज में मुझे मुखातिब किया, सारा खेल खुलकर सामने आ गया है। इसकी आवाज़ में दबा दबा जोश पाया जाता था। हमें जिस चोर की तलाश है उसने पिछली रात इसी घर में गुजारी है और हाशु की मौत में भी इसी बदमाश का हाथ है। तुम इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकते हो? मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा। चंद लम्हे तज़ब्ज़ुब में रहने के बाद वो ठोस अंदाज में बोला, आप आए मेरे साथ। मैं चुपचाप हनीफ के पीछे हो लिया। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए दूसरे कमरे में पहुंचे। हनीफ ने एक तरफ इशारा करते हुए हिजान अंगेज लहजे में कहा, आप खुद देख लें जनाब। मैंने देखा मेरी निगाह के सामने चंदन की लकड़ी से बना हुआ एक मुनक्किश बॉक्स खुला पड़ा था और उसके तमाम खाने किसी मुफलिस नादार शख्स की जेब की मानिंद खाली थे। इस बॉक्स के नज़दीक एक
टूटा हुआ ताला भी पड़ा था। मेरी उकाबी नज़र ने चौधरी ज़फ़र अली के बयान की तस्दीक कर दी। मज़कूरा बॉक्स अपनी पैमाइश के एतबार से 2 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा था। ये वही बॉक्स था जो चोर ने पिछली रात चौधरी हयात अली के कमरे की अलमारी में से चुराया था। इस खाली बॉक्स को देखकर एक ख्याल बिजली के कोने के मानिंद मेरे जिस्म पर, मेरी सोच पर लपका। वो कमीना शातिर चोर बॉक्स की तमाम कीमती अशिया को समेटकर 9-2-11 हो चुका है। इस ख्याल के साथ ही मेरे जहन में ये सवाल उभरा, अगर वो बदबख्त दरिया के इस पार गया है तो लाजमन इसने हाशू का बेड़ा इस्तेमाल किया होगा। मैं बड़ी सूरत के साथ हाशिम के मकान से निकलकर दरिया के किनारे की सिमत चल पड़ा। कांस्टेबल हनीफ भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। चंद सेकंड में हम दोनों दरिया के किनारे इस मकाम पर पहुंच गए जहां मज़कूरा बेड़े को होना चाहिए था। इस था का भी एक ही मतलब है कि वो बेड़ा अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। बेसाख्ता मेरी निगाह दरिया के दूसरे किनारे की जानिब उठ गई और अगले ही लम्हे सारी कहानी मेरे भेजे में उतर गई। मज़कूरा बेड़ा दरिया के दूसरे किनारे पर खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरे जहन ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर एक नतीजा अखज़ कर लिया। चकमूसा में जमींदार अल्लाह रखा के घर में नकब लगाने वाला वो बंदा गुज़िश्ता शाम वक्त पर पहुंचा। उसने हाशू को किसी भी तरह इस बात पर आमादा कर लिया कि वो रात को हाशू के घर ही में क़याम करेगा। फिर चुपके से उसने हाशू की नज़र में आए बिना खाने में जहर मिला दिया। ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि खाना सिर्फ हाशू ही ने खाया होगा। बहरहाल जब हाशू की मौत वाक़ई हो गई तो वो चोर निहायती होशियारी के साथ चौधरी हयात अली की हवेली में जा घुसा और कमाल फनकारी से उसने वो बॉक्स चौधरी हयात की अलमारी से निकाला और वापस हाशू के घर में आ गया। यहाँ पहुँचते ही उसने बॉक्स का ताला तोड़कर तमाम कीमती सामान और नकदी को अपने कब्जे में किया, खाली बॉक्स को वहीं फेंका और हाशू के बेड़े पर सवार होकर दरिया के उस पार जंगल की तरफ निकल गया, वगैरह वगैरह। ये थ्योरी मेरे जहन की तख्लीक थी जिसका मुहर्रिक मौजूदा हालात व वाक़यात थे। इस थ्योरी की तस्दीक या तरदीद आने वाले वक्त ने करना थी। मैंने हनीफ को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जल्दी से किसी टांगे या बैलगाड़ी का इंतज़ाम करो ताकि हाशू की लाश को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा सके। ठीक है मलिक साहब, वो मुस्तैदी से बोला, मैं कोई सवारी पकड़ कर लाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाशू तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा था। इस दुनिया में उसका कोई अजीज़ रिश्तेदार मौजूद नहीं था, लिहाजा उसकी हसरतनाक मौत पर आंसू बहाने वाला कोई भी नहीं था। उसकी बदकिस्मती के मनूस चोर गुज़िश्ता रात मेहमान बनकर उसके घर आ गया था। हनीफ के जाने के बाद मैं दोबारा हाशिम उर्फ हाशू के घर में अंदर दाखिल हुआ तो सहन के कोने में मुझे जले हुए चंद कागजात दिखाई दिए। चौधरी ज़फ़र ने मुझे बताया था कि इस मुनकिश संदली बॉक्स में बड़े चौधरी साहब के अहम कागजात भी रखे हुए थे। मैं फ़ौरन इन जले हुए कागजात के पास पहुंच गया। मज़कूरा कागजात तकरीबन जलकर राख में तब्दील हो चुके थे। बस इक्का दुक्का आग से बच रहने वाले टुकड़े वहाँ मौजूद थे। मैंने इन अधजले टुकड़ों को जमा करके इन पर मौजूद बाकी मानदा तहरीर को पढ़ने की कोशिश की, मगर सही मायनों में कुछ समझ में नहीं आया। मुख्तलिफ टुकड़ों में बज़ाहिर कोई रब्त नज़र नहीं आता था। मैंने मज़कूरा टुकड़े अपनी जेब में डाल लिए। कांस्टेबल हनीफ की वापसी से पहले निस्फ दर्जन देहाती हाशू के मकान पर पहुंच गए। अगलब इम्कान इसी बात का था कि हनीफ ने हाशू की मौत की खबर आम कर दी थी। मैंने इन अफराद से फर्दन फर्दन पूछताछ की, लेकिन इनमें से कोई भी हाशू को पेश आने वाले वाक़े से वाकिफ नहीं था। इन्हें नामालूम चोर की भी कोई खबर नहीं थी। तुम में से तैराकी किसको आती है? मैंने बारी बारी इनके चेहरों की तरफ देखते हुए सवाल किया। 3 अफराद ने हाथ उठाकर अपने तैराक होने का यकीन दिलाया। मैंने इनमें से सबसे फिट बंदे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माजिद, उसने जवाब दिया। माजिद भट्टी जनाब। माजिद भट्टी नामी शख्स की उम्र 30 के आसपास रही होगी। वो मजबूत बदन का मालिक एक चाको चौबंद इंसान था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, क्या तुम तैरकर दरिया के उस पार जा सकते हो? बिल्कुल जा सकता हूँ थानेदार साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोला। तो फिर जाओ, मैंने टेकमाना अंदाज में कहा, और दरिया के उस किनारे के साथ तुम्हें जो बेड़ा खड़ा नजर आ रहा है
इसे चलाकर यहाँ ले आओ। ये काम कर लोगे ना? ज़रूर कर लूँगा थानेदार साहब, वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए मजबूत लहजे में बोला। अगर ज़रूरत महसूस करो तो मदद के लिए किसी और को भी अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं सरकार, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप देखते जाएं, मैं होने गया ते होने आया। इसी दरियाई बेड़े को किनारे पर लाना बहुत ज़रूरी था ताकि पुलिस पार्टी इस पर सवार होकर दरिया के दूसरे किनारे तक जाए और इससे आगे जंगल में इस नामुराद चोर को तलाश कर सके। माजिद भट्टी ने बड़ी फुर्ती दिखाई और 30-40 मिनट में वो मरहूम हाशू के बेड़े को उस किनारे से खेते हुए इस किनारे पर ले आया। इस दौरान में मैंने एक बंदे को थाने भेजकर अपने सब इंस्पेक्टर फजल दाद को जाए बकुआ पर बुला लिया था। आइंदा 1 घंटे में मैंने चंद अहम इक़दामात किए। नंबर 1, मैंने हाशू की लाश को कांस्टेबल हनीफ की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। हनीफ ने मेरे हुक्म पर एक टांगे का बंदोबस्त कर दिया था। नंबर 2, मैंने मेहमान पुलिस टीम को हाशू के मकान पर बुलाया, इन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, फिर दरियाई बेड़े पर सवार करके जंगल की जानिब रवाना कर दिया। अब इस टीम में कुल 6 अफराद थे। थाना चकमूसा से ताल्लुक़ रखने वाले ASI मंसूर अली, उसका साथी कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद, खोजी बाबा गफूर हुसैन, मेरे थाने का सब इंस्पेक्टर फजल दाद, कांस्टेबल बाकिर और फरमाइशी किरदार माजिद भट्टी। माजिद भट्टी ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इसे भी इस मुतलाशी टीम में शरीक कर लूँ। मैंने थोड़ी देर पहले इसकी फुर्ती और महारत मुलाहिजा कर ली थी, लिहाजा मैंने इसकी ख्वाहिश को रद्द करना मुनासिब ना समझा। नंबर 3, मैंने एक बंदा चौधरी जफ़र की तरफ दौड़ा दिया ताकि वो हाशू के डेरे पर आकर अपने अब्बा जी के बॉक्स का हशर नशर अपनी आंखों से देख ले। जिस बंदे को मैंने चौधरी जफ़र की तरफ दौड़ाया था वो जल्द ही लौट आया। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने उसकी हवास बाख्तगी को देखते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, तुम चौधरी जफ़र को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? छोटे चौधरी साहब का हवेली से निकलना मुमकिन नहीं है, उसने इज़्तिराबी लहजे में जवाब दिया। उन्होंने आपको हवेली में आने के लिए कहा है। ऐसा क्या हो गया कि चौधरी जफ़र हवेली से बाहर नहीं निकल सकता? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। वो रूहां सी आवाज़ में बोला, बड़े चौधरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। ये कब की बात है? उसने बताया कि लगभग 2 घंटे पहले जनाब। आज सुबह यानी अब से कमोबेश 4 घंटे पहले जब चौधरी जफ़र संदली बॉक्स की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया था तो उसने मुझे बताया था कि मज़कूरा बॉक्स के साथ चौधरी हयात अली की गहरी जज्बाती वाबस्तगी थी। बॉक्स के अंदर रखी हुई चीज़ों की उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत और हैसियत थी, इसीलिए वो बॉक्स को संभाल कर रखते थे। चौधरी जफ़र ही की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि बॉक्स की चोरी ने चौधरी हयात के दिलो दिमाग पर बुरा असर डाला है। वो बॉक्स को अपने कमरे की अलमारी में मौजूद ना पाकर चकराकर ज़मीन बोस हो गया था। बादशाह चौधरी जफ़र ने उसे संभाला था और नीम गर्म दूध पिलाकर पलंग पर लिटा दिया था और अब मेरा ये फर्जदादा मुझे चौधरी हयात की हयाती के बारे में एक बुरी खबर दे रहा था। मैं चुपचाप हवेली की जानिब रवाना हो गया।